हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ पटेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए खंड खा अर्थात पेपर सेकंड 2019 कला वर्ग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साथियों आज हम ये वीडियो फिर से लाए हैं। आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगातार मैं पूरे 10 वर्षों के सॉल्व करवा रहा हूँ। 2019 का सेकेंड पेपर आज है, तो ध्यान दीजिएगा। कला वर्ग अर्थात सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न ले आए हैं और बेहतरीन तरीके से अंत तक वीडियो में देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? लंगर की परंपरा किसने आरंभ की? लंगर की परंपरा जो है वो किसने आरंभ की? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन दिए हैं, गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु रामदास और गुरु गोविंद सिंह। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक ने लंगर की परंपरा को क्या किया? आरंभ किया। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा है आपका। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर आप बताएंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी, कानून व्यवस्था बनाए रखना एक क्या कहते हैं कोतवाल का सही भूमिका थी। अगले प्रश्न को, आईने ए अकबरी किसने लिखा? आईने ए अकबरी किसने लिखा है? ये क्वेश्चन आपको बताना है साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो आईने ए अकबरी जो है अबुल फजल लिखा है। आईने ए अकबरी अबुल फजल लिखा है। इसके बारे में चलिए हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। आपको बता दें कि आईने ए अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का ही एक भाग है, क्योंकि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था और अबुल फजल मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल और फैजी और मुल्ला दो प्याजा भी अकबर के दरबारी थे। ये अकबर के नवरत्नों में से थे। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसके शासनकाल में मुग़लों और मराठों के बीच युद्ध मतलब द्वंद्व युद्ध जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ अर्थात युद्ध प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे और जिनकी मुग़लों से मुठभेड़ हो गई अर्थात 1657 में हुई था। उस समय दक्षिणी में वायसराय औरंगजेब था और शिवाजी ने दक्षिणी पश्चिमी भाग पर आक्रमण के साथ पुत्रार पर हमला करके 3 लाख हूण लूट लिए। यह अभियान मुग़लों से संधि तक चलता रहा, इस प्रकार जब तक संधि नहीं हुई। और अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, हंटर आयोग ने किसने विकास का अधिक बल दिया? हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो जो हंटर आयोग था ये साथियों आपका प्राथमिक शिक्षा के ऊपर ये बनाया गया था, क्योंकि हंटर आयोग शिक्षा की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी और चार्ल्स वुड ने घोषणा किया कि शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्ति की और हंटर शिक्षा आयोग के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित रखा। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर महत्व बल दिया तथा उन्हें स्थानीय भाषा का उपयोगी विषय की शिक्षा देने का सुझाव दिया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? 56 नंबर प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये आपको बताना है। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो आपको बता दें सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 1857 में सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कैनिंग की जो लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया था, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था और चूँकि कारतूस में गाय का और सूअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, यह कारण था सिपाही विद्रोह का, गाय और चर्बी के लगे
करतूस की। ठीक है, अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रामकृष्ण मिशन है, इसका मुख्यालय जो है वे आपका स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को हुई थी। इस मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इस मठ की विश्व में कुल 205 शाखाएं हैं और इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के वेल्लूर मठ से स्थित है। यह संगठन वेदांत की हिंदू विचारधारा का यकीन रखता है। इस प्रकार से आपको अब हम अगले प्रश्न की ओर ले चल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो जो इसका राइट आंसर आपको बताना है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयबजी। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष विमोच चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस की राष्ट्रीय कांग्रेस और 1857 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे ये। ठीक है, ये भी पूछा जाता है आपको। अगला प्रश्न है 59। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किस मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो इसको आपको बताना है। इसका ऑप्शन 4 दिया गया है, किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क और बार्लो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किंग्सफोर्ड। आपको बता दें साथियों इसके बारे में कुछ, तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल पर विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक भारतीयों को उस समय कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। कारणवश युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक के किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया गया और इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन किया गया, परंतु इनके द्वारा फेंके गए बम से वह बच गया। वैनी रेलवे स्टेशन पर पुलिस के घिर जाने पर प्रफुल्ल कुमार चाकी ने अपने आप को गोली मार ली थी, परंतु खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। अगले प्रश्न चलेंगे। निम्नलिखित में किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था, ऐसा कौन सा महान व्यक्ति था जिन्होंने तीनों गोलमेज में सम्मेलन लिया था? तो उसका राइट आंसर है आपका BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और प्रथम गोल सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 19 जनवरी 1931 में हुआ था। स्थान था सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। उद्घाटन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैगजे मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब पहले इस प्रश्न की कुछ और ख़ास बातें जान लें। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें जो सदस्य थे पहले गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्य, दलितों की तरफ से भीमराव अम्बेडकर भी शामिल हुए थे। और इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ था। 31 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिनमें से मुसलमानों की तरह से अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी और उसमें गांधी जी भी गए हुए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1931 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था और इस गोलमेज सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो इसमें आपको बताना है किस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है। और कुछ उपनाम देख लेते हैं, जैसे कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे
आजम कहा जाता है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो बता दें आपको 1943 अक्टूबर 1943 में आपको डेट बता दें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की थी और सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे। आपको बता दें साथियों, एक कॉल आ गई थी मेरे पास। तो देखिए, हम बता रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस ने 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे थे और 5 जुलाई 1943 को राम बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता की और सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी और उस पर स्वयं परामर्श बन गए थे। तभी सुभाष चंद्र बोस ने नेताजी कहलाए थे, क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और यहीं से दिल्ली चलो का नारा दिया और कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है साथियों, ये 2 नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आपका आता है, इसमें से ऑप्शन बताने हैं। ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है आप 12 से 35 तक जो है उसी के बीच आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान द्वारा शामिल किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ये आपको बताना है। यहाँ दिया है ए नंबर 42वां संविधान संशोधन, बी नंबर 41वां संविधान संशोधन और अगला ऑप्शन जो दिया है वो दिया है सी 44वां संविधान संशोधन और डी दिया है 45वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद के 51A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 65 नंबर प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है? आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होता है साथियों, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ठीक है साथियों, 5 वर्ष तक भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद की आधिकारिक कार्यकाल है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती ग्राम क्या कहते हैं, पंचायत अर्थात पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 18 से अधिक है, 18 वर्ष से अधिक है और ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार के सचिवालय भवन है? तो राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल सरकार का। ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार का। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो इसका राइट आंसर है वो बहुत ईजी है आपका ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट 20 सेकेंड सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। पृथ्वी का प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 299.792 किलोमीटर से अर्थात 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। और आपको बता दें अगला प्रश्न क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
तो ये आपको पता ही होगा, एशिया महाद्वीप। बिना पूछे सोचे समझे आप इसको लगा दीजिएगा। यदि आपका एग्ज़ाम में आता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, वो है भारत। भारत पहले स्थान पर जनसंख्या के आधार पर हो गया है। और साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है भारत जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान पे है। ठीक है, तो आप सही आंसर दे दीजिएगा। अब हम देख रहे हैं 70 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है। किस सागर का जल जो है वो सर्वाधिक खारा है, तो ये आपको बता दें मृत सागर का जल, मृत सागर का जल। अगले प्रश्न को चलेंगे, माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वह किस देश में स्थित है, तो आपको बता दें वह इटली में स्थित है। कहाँ पर, इटली में स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 3350 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो है कांगो नदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वो कौन है, तो इसमें आपको पता होगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी एक सिटी का नाम नहीं है, ये पूरे देश का नाम है। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। और अगला प्रश्न जो है आया है आपका 74 नंबर प्रश्न, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध रेलगाड़ी है। तो ये आपका है नॉर्वे का, स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड का जो है ग्लेशियर एक्सप्रेस जो है ये प्रसिद्ध रेलगाड़ी है स्विट्ज़रलैंड का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 75 नंबर प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन बेसिन में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत के शिखर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट नॉग टिब्बा। ठीक है, माउंट नॉग टिब्बा है। और अगला प्रश्न चलेंगे, केरल में स्थित सर्वोच्च जो पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का जो नाम बताना है आपको, इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अनामुड़ी। अनामुड़ी जो है केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, थोमेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है। क्या है, थोमेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। थोमेसर का जो राइट आंसर है अर्थात थोसेगर वाटरफॉल किस जगह पर स्थित है, ये है आपका महाराष्ट्र में स्थित है साथियों, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में योगदान लगभग कितना % है, किस चीज़ के साथियों। भारत में जो है कृषि से जीडीपी में कितने % का योगदान है, तो आपको पता ही होगा ये है आपका 15 से 17% योगदान आपका जीडीपी में कृषि का रहता है। ठीक है, 15% के और 18% के बीच में। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलें, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में क्या कहते हैं वृद्धि की, अर्थात तिलहन उत्पादन में वृद्धि की कौन सी क्रांति, तो ये है ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति। दलहनी फसलों में इसलिए पीली क्रांति क्योंकि जो
दलिया थी वो पीली होती हैं और इसका नाम है पीली क्रांति। और इसी प्रकार से श्वेत क्रांति आई थी जिसे वर्गीज कुरियन ने लाया था। दूध जिसे हम लोग दूध क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति अर्थात दूध का उत्पादन में बढ़ावा देना। उसके बाद हरित क्रांति आई थी जिसे आपके नॉर्मन बोरलाग जी लाए थे। और इस प्रकार से आपका हरित क्रांति भी आई थी। ऐसे कई क्रांतियाँ भारत में आई हैं जो कि अनेक चीज़ों के उत्पादन में वृद्धि के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ था। वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 1982 में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आपका ऑप्शन बताना है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक प्रिंटर की मरम्मत। एक प्रिंटर की मरम्मत। ठीक है, अगला प्रश्न है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये आपको बता दें आर्थिक समीक्षा द्वारा, अर्थात आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इकोनॉमिक सर्वे वित्त मंत्रालय जो है भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है जो वित्त मंत्रालय की समीक्षा विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था की घटनाक्रमों की नीतिगत पहलुओं और उपलब्धि की मध्य विद तथ्य अर्थात अर्थव्यवस्था की बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो ये आपको पता होगा हाइग्रोमीटर से आपकी आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है साथियों। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से जो है संबंधित करता है। गाड़ियाँ जो है छोटी बड़ी यही इसी से चलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? कौन सा गुण जो है स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? तो ये बताना है। और इसका राइट आंसर हमें लग रहा है इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है। इनमें त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है। तो आपका 88 नंबर प्रश्न हो गया साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रक्त लाल दिखाई देता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच क्या होता है? तो रक्त का पीएच आपको पता है ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएँ होती है? वो आपका होता है ऑप्शन नंबर डी 40 अर्थात 40 जोड़े। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क के नीचे पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वो संबंधित है किससे? तो ये है आपके पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन पादप संरक्षण से संबंधित है या एक पर्यावरण रक्षा के लिए आंदोलन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण उद्यानों में जंगली जानवरों की अधिग्रहण की योजना शुरू की? तो ये है आपका राज्य जो है हरियाणा में ये पहल शुरू की गई। हाँ, अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, तबला से आपके जाकिर हुसैन का जो है संबंध था। और इसी प्रकार पूछा जाता है पंडित रविशंकर सितार से, अमजद अली खां जो थे सरोद से थे, बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया थे, पन्नालाल घोष जिसे कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है गीता गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता गोविंद जो है वो है आपके जयदेव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 97 नंबर प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चौथा स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, 91 नंबर प्रश्न वही जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और 98 नंबर जो क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। सस्य जलवायु के जो क्षेत्रों की संख्या जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी
9। ठीक है, अगला प्रश्न है 99 उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है? तो वो जाति है ऑप्शन नंबर 20 थारू जनजाति। थारू जनजाति दीपावली के समय शोक के रूप में मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी बिरहा। बिरहा और नौटंकी जो है ये लोकगीत लोक नृत्य की तरीके से कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश जो है उसका जो है कुछ प्रमुख चिन्हों को जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में एक आध दो क्वेश्चन इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको आज हमने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का सेकेंड पेपर का पूरा क्वेश्चन समझा दिया सामान्य ज्ञान के। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से पुराने वीडियोज़ को भी देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।